उसको कैरी करते हैं। अच्छा, कॉम्पोजिशन स्कीम कौन से सेक्शन में था बच्चों? ओहो, सेक्शन 10 में था। वेरी गुड। तो कॉम्पोजिशन था जी सेक्शन 10। और ये कहता था कि अगर आप गुड्स या फिर एक सर्विस पे शुरू हुआ था, ये कौन सी सर्विस? रेस्टोरेंट सर्विस। अगर आप गुड्स बेचते हो और रेस्टोरेंट सर्विस है, तो आपको, आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सिर्फ और जो गुड्स बेचेगा या सिर्फ और जो रेस्टोरेंट सर्विस। अच्छा, कॉम्पोजिशन स्कीम में कैसे आ सकते हैं, उसके लिए मुझे क्या चेक करना होता है? एग्रीगेट टर्नओवर। स्पेसिफिक बात चलेगी, मुझे क्या चेक करना होता है बच्चे? एग्रीगेट टर्नओवर। कौन से साल का? करंट का या प्रीसीडिंग का? प्रीसीडिंग। और अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 1.50 करोड़, तो मैं करंट ईयर में कॉम्पोजिशन ले सकता हूँ। लेकिन कुछ स्टेटों के लिए वो 1.5 करोड़ की जगह 75 लाख था। वो जो स्टेटें थी वो देख लेंगे, 7-8 स्टेटें थी, अरुण मेघालय और वो जो बात करी। लेकिन जिसका पहला साल हो, वो कॉम्पोजिशन तो ले ही सकता होगा, उस क्योंकि उसके लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर क्या है? जीरो। तो वो करंट में तो ले ही सकता है। पर दुकान खुलते ही ले लूं क्या? लेने को ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन जब आप कराओगे, यानी कि जब एक इंसान दुकान खोलेगा, इफ यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड, तो करा ले भाई। लेकिन वैसे कितने अमाउंट तक रजिस्टर, कितने एग्रीगेट टर्नओवर की जरूरत नहीं है? 20 लाख। जैसे ही 20 लाख से ऊपर होता, आप क्या हो जाते हो? लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। व्हेन योर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 20 लाख, आप क्या हो जाते हैं? लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। और जैसे ही आप लाइबल हो जाते हैं, आप जो फॉर्म भरेंगे, उस फॉर्म में आप लिख देना हमें कॉम्पोजिशन भी दे दो, और पहले साल में तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आपको मिल गया कॉम्प, इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप कॉम्पोजिशन में आ गए, तो अब क्या क्या फायदे हैं? पहली चीज, आपको अब टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना, आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना, आपको एचएसएन कोड नहीं लगाना, आपको मंथली पेमेंट भी नहीं करनी होगी, क्वार्टरली पेमेंट होगी। और जो रिटर्न जाती है, वो भी मंथली जैसे जाती है नॉर्मल लोगों के लिए, आपके लिए तो एनुअल। यही फायदे थे बच्चों। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट तो इशू करना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था? वेरी गुड, बिल ऑफ सप्लाई। तो ये बातें हमने जैसे यहाँ पे लिखी हुई थी कि भाई, इशू इनवॉइस, चार्ज, तो ये नॉर्मल वाले हैं, और यहाँ पे मैंने कॉम्पोजिशन वाले की बात। ध्यान आ रहा है बच्चा? लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आप आए तो कुछ कंडीशन है। आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। अगर मैं कॉम्पोजिशन का इंसान हूं, कॉम्पोजिशन की मेरी दुकान है सामने, कॉम्पोजिशन, क्या मैं यूपी में सामान बेच सकता हूं? नहीं बेच सकता। जैसे ही आपने इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस करा, आप कॉम्पोजिशन से बाहर निकाल दिए जाए। लेकिन क्या मैं यूपी से परचेज कर सकता हूँ? परचेज कर सकता। ठीक है बच्चे। दूसरी बात, जैसे ही मेरा एग्रीगेट टर्नओवर किससे एक्सीड हो जाएगा? 1.5 करोड़ से। मैं करंट साल में, पिछले साल जीरो था, कुछ था ही नहीं धंधा, इस साल 2 करोड़ हो चुका है। तो भाई जैसे ही 1.5 हो गया होगा, तो मेरे को कॉम्पोजिशन से बाहर कर दो, मान लो। ठीक है, तो अच्छा, इस चीज को, अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं, कह सकता हूँ बहुत सारे लोग तो बिजनेस कंटिन्यूस चला रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर यहाँ पे बनाया था हमने तो, ठीक है, नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वाली बात समझ के फिर हम बच्चे काम पर आते हैं। अभी कौन सा साल चल रहा है बच्चे? कहने से 25-26। और बेटे मैं कह रहा हूं, मैंने दुकान आज शुरू करी है। आज क्या डेट है? 25 अक्टूबर 25 को दुकान का इनॉग्रेशन। ठीक है जी। अब सबसे पहला सवाल, क्या मुझे आज ही रजिस्टर करना है? आंसर इज नहीं। आप कराना चाहो तो करा लो, नहीं तो कितने टर्नओवर के बाद रजिस्टर करूं? 20 लाख। अब जैसे ही आपका 20 लाख एक्सीड हो गया, आप क्या बन जाते हैं? लायबल टू बी रजिस्टर। क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है? लेनी है। अब सवाल ये है, क्या कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हूं या नहीं? कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हूं? एग्जैक्टली, पिछले साल का टर्नओवर क्या होगा? जीरो। तो कौन के लिए एलिजिबल? बड़े ही प्यार से सुनिएगा।
तो मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली और आसान रखते हैं 70 लाख रुपए का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर कितना हुआ? 70 लाख। और भूलिएगा नहीं, यहां पे भी जो 20 लाख था वो भी एग्रीगेट टर्नओवर बोला जाता था, अगर आपको याद हो, बड़ी गहरी जो बात करी थी। क्योंकि 20 लाख तक तो जो मैं रजिस्टर नहीं था, सेल तो करी थी मैंने, उसके 70 की और करी कॉम्पोजिशन में। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि अगले साल 26-27 से लेकर 31 मार्च 27, क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता हूं? एम आई एलिजिबल? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि आपने पिछला साल देखा, पिछला साल देखना होता है एलिजिबिलिटी। उसके लिए आप क्या देखते हो? व्हाट इज योर एग्रीगेट टर्नओवर? इट्स 70 lakhs और इट्स 90 lakhs। वेरी गुड, याद है आपको, मैंने बताया था एलिजिबिलिटी के लिए जब आप लायबल नहीं भी थे उससे पहले का टर्नओवर भी काउंट करा जाता है। इसका मतलब आपका एग्रीगेट टर्नओवर है 90 लाख और आपकी लिमिट के अंदर है, तो आप एलिजिबल हैं। हाँ जी, आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। बड़ी प्यार से सुनिएगा बात को। 1.5 करोड़ हो गया है यहाँ पे, तो यहां तक तो मैं कॉम्पोजिशन में हूंगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? आपको सरकार को बताना पड़ता है। अच्छा, एक छोटी सी बात और बोलूंगा। जब बेटे, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये आपको भी लिखा हुआ नहीं दिखेगा, पर बाय चांस बुक में पढ़ोगे बातें लिखी हुई, ठीक है, ये भी ऊपर नोट से भी नहीं। जब आप हाँ ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं ये मेरा ईयर 1 था धंधे का? क्या मैं इसमें कॉम्पोजिशन स्कीम में था। अब मैं नेक्स्ट ईयर कॉम्पोजिशन अगर मुझे लेना है, तो क्या मुझे सरकार को बताना हो? हाँ जी, बताना। और आपको ये साल यानी कि 1 तारीख चढ़ने से पहले पहले इंटीमेट करना पड़ता। हर साल बता, आपको इंटीमेट करना होगा, और साल शुरू होने के बाद नहीं बच्चे। मान लो जो फरवरी का और मार्च का मंथ आया ना, तो कंपनी में बात होती है, भाई ये फॉर्म भरना है, सरकार को बता दो कि हम कौन सी स्कीम लेना चाह रहे हैं, फॉर्म। सो यू हैव टू इंटीमेट बिफोर द स्टार्ट ऑफ दैट फाइनेंशियल। यानी कि जो कंटिन्यूस लोग धंधा अपना चला रहे हैं, कह सकता हूं वो तो मार्च के महीने में अलर्ट होके इंटीमेट कर देते हो। लेकिन जो बंदा फर्स्ट टाइम चला रहा था, वो पहली बार तो कभी भी कर देना। देखो, वो तो इसने तो यहाँ पे करा था। इफ यू आर फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकता ना पहले दिन क्यों नहीं बताया। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से चल रहा है, तो साल शुरू होने से पहले बताएंगे। क्लियर है बच्चे? पहली बात। दूसरी बात सुनिए, अब आ जाता हूं इधर। तो आपने कब इंटीमेट करा होगा? 26-27 के लिए पहले कर दिया होगा ना बच्चे, बिफोर द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ध्यान से सुनिए, आराम से समझ आएगा सर। भाई 90 लाख था, बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा सॉरी, 1.5 करोड़ और ये हो गया था। ठीक है, अब मैं कौन से साल में हूँ यहाँ पे? अब आप मुझे बताओ मेरा टोटल टर्नओवर कितना हो गया? आई मीन यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? यहां तक तो कॉम्पोजिशन स्कीम में होऊंगा। इसके बाद किस पे आ जाऊंगा? नॉर्मल स्कीम। कोई दिक्कत नहीं सर, नॉर्मल पे आने पे भी बताना होता है सरकार को कि मेरा टर्नओवर एक्सीड हो गया है, या मैंने इंटरस्टेट सप्लाई कर दी है जिस वजह से मैं बाहर आ गया और मैं कॉम्पोजिशन में नहीं आ सकता, मैं नॉर्मल स्कीम में हूं, मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा। ये सारी बातें बतानी पड़ेगी। मुद्दे की बात ये है, 27-28 में कॉम्पोजिशन स्कीम में हूं या नहीं? वेरी गुड, नो। क्योंकि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का मुझे दिख रहा है कि वो एक्सीड हो गया हो। क्या सर आपको सारी अगर बातें याद आ गई? मैंने पुरानी बातें ही करी है मेजरली। बताइए, सर क्लियर है बच्चे? अगर इंटरेस्टेड सेल करिए हाँ, तो क्या अगली साल कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं? चलिए। ये वाली ना लाइट दो इधर बंद कर दो, ये वाली ना, नीचे वाली बॉटम का बंद। सर अगर अगर इंटरेस्टेड सेल करिए तो क्या अगली साल कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं? एक बार फिर से बोलिए दोस्त। जैसे इस साल हमने इंटरेस्टेड सेल कर दी लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर अगले एक्सीड साल ले नहीं लेगा, हुआ। हाँ हाँ, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में ये था कि पिछले साल का टर्नओवर देखना है, तो उसमें इंटर भी आ रहा था। लेकिन यस जिस सर। साल में तू कॉम्बो उस साल नहीं कर सकता, तो तू बाहर हो जाता। ठीक है सर।
मतलब ऐसा नहीं है कि तूने कभी भी इंटरेस्ट रेट कर दी तू आएगा नहीं, ऐसा नहीं। जिस साल तू कॉम्पोजिशन में है, उस साल नहीं। पर सर कॉम्पोजिशन स्कीम के साथ नहीं कर सकते ना वो? हाँ हाँ, इफ यू आर इन अ कॉम्पोजिशन स्कीम तो नहीं कर सकता। चलिए अब आते हैं बच्चे, अब एक बार दोबारा से शुरू करता हूं बात। तो स्टार्टिंग में बच्चों किस चीज के ऊपर आया था? गुड्स एंड रेस्टोरेंट्स। लेकिन धीरे धीरे सर्विस प्रोवाइडर्स ने भी बोला भाई, डॉक्टर्स इंजीनियर ने बोला हमारे लिए भी लेकर आओ। तो उनके लिए जो आया वो कौन से सेक्शन में आया? 10 सब सेक्शन 2A में। और वो ये आया कि आप सर्विस दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, मार्जिनल नहीं लिखा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो वो किस लिए आया है? सप्लाई ऑफ सर्विस। कही है साहब, क्लियर है? और यहाँ पे वही वो जो 1.5 करोड़ वाली कहानी है, वो कितने रुपए कर दी सर्विस प्रोवाइडर के लिए? 50 लाख। बहुत अच्छी बात। 1.5 करोड़ थी या तो 75 लाख था, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 50 लाख। अब मुद्दे की बात ये है, क्या ये जो गुड्स वाला है ये कुछ मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस दे सकता है? ध्यान से सुनना बच्चे, बातें आएंगी, ठीक है। अगर आपका सिर्फ, जैसे मैंने बात करी थी, आपका लैपटॉप का काम है, पर क्या आप थोड़ी बहुत सर्विस दे सकते हो? दे सकते हो। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पर फिर ये इंट्रोड्यूस करा गया, दैट मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस। और क्या जो सिर्फ और सिर्फ सर्विस देता है, क्या वो मार्जिनल सप्लाई ऑफ गुड्स दे सकता है? दे सकता। आप समझिए, आप अगर सिर्फ गुड्स बेचते हैं तो क्या आप मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस दे सकते हैं? दे सकते हैं। और अगर आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है, डॉक्टर इंजीनियर, क्या आप थोड़े बहुत गुड्स बेच सकते हैं? बेच सकते हैं। और इसकी अब मैं आपको लिमिट दे रहा हूं, नीचे भी लिखी आएगी, कितनी है कुछ बताई थी मैंने? 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, ठीक है, ऑफ प्रीसीडिंग, हाँ जी, पिछले साल के एग्रीगेट टर्नओवर का 10 मार्जिनल, ठीक है। मार्जिनल यानी कि मान लो आपका पिछले साल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर था 80 लाख, तो मैं करंट ईयर में कितने रुपए की सर्विस दे सकता हूं? 80 लाख का 10%, 8 लाख, ठीक है। पर यहां पर यह है 10% या फिर 5 लाख, ये फिक्स्ड है, विच एवर इज। मान लो आपका पहला साल है, पिछले साल का टर्नओवर 0, उसका 10% 0, और 5 लाख, विच एवर इज हायर, 5 लाख के साथ। मान लो पिछले साल टर्नओवर है 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख का 10%, 14 लाख, और 5 लाख, विच एवर इज हायर, 14 लाख की सर्विस दे सकता हूं। क्लियर है बच्चे? आएगा ही, नीचे लिखा हुआ आएगा, बहुत अच्छे शब्दों में आएगा, डोंट वरी। मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? पहले हम लोगों ने देखी थी सर ये स्टेट कहाँ पे थी, अब यहाँ पे मैं नहीं रुक रहा हूँ। फिर हमने देखा था टर्नओवर जो देखा जाता है, एग्रीगेट टर्नओवर सारी दुकानों का देखा जाता था, पैन बेस्ड होता। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बच्चे, सर आप इतनी देर से एग्रीगेट टर्नओवर कर रहे हो, इसकी हमने डेफिनेशन करी थी, याद है? क्या क्या था बच्चे? टैक्सेबल सप्लाई, एक्सपोर्ट, एग्जेम्प्ट एंड इंटरेस्ट। याद रहेगी ना? 4 पॉइंट आपको पेपर में एकदम ऐसे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको कुछ चीजें एक्सक्लूड करनी होगी, और आप मुझे बताओ पहला पॉइंट क्या कॉमन सेंस से नहीं पता लग रहा है एक्सक्लूड होगा? क्योंकि क्या कह रहे वैल्यू ऑफ, तो भाई इनवर्ट कहां से सेल होगी भाई, तो बाहर होना ही है। पर ये है क्या, इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल ऑन आरसीएम। चाहे आरसीएम हो, जब परचेज को थोड़ा टर्नओवर में लिया जाता, ठीक है। अगला पॉइंट बताइए बच्चे, जो भी सेस होते हैं, टैक्स होते हैं, वो थोड़ा टर्नओवर में जुड़ जाएगा। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक चीज और, ये क्या चीज है? एडवांस ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट होता है कि मैंने मान लो साथ वाली दुकान में, आपने देखा है जैसे घर में ही फैमिली में ही होता है कि वो किटी
रखते, जैसे मम्मी जाती है, कोई कोई ऐसे बच्चा है जिसकी मम्मी ऐसे सर्कल बनाओ कि संडे किटी जाते हैं, तंबोला खेलते हैं, ऐसा है? नहीं? ब्रिज जी आप जाते हैं? नहीं, वैसे आप कह रहे थे ना पार्टी में जाते, मुझे लगा कि थोड़ा ठीक है। तो क्या होता है, आपके पास एक ना लॉबी बनती है। अभी आप नहीं समझोगे, हम भी नहीं समझे अभी तक, मतलब, लेकिन दैट एग्जिस्ट। लॉबी क्या होती है बच्चे, कि आप ना जैसे कालका जी में, हम कैसे आते हैं मालूम है? ऐसे आए, गाड़ी लगाई, ऊपर आए, पढ़ाया, गाड़ी बैठे चले। लोग की आदत होती है इस बिल्डिंग में जहाँ पे एक बार हाय लोग करके हैं, समझ रहे हो, कि बातचीत रहे। फिर एक लॉबी बनती है, कल को किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को 5 लाख दे दिए, कभी हमें जरूरत है, ऐसे लोगों का सर्कल होता है। बिजनेस कमेटी है, कमेटी है, कमेटी बोल लो। फिर जब वो पार्टी होती है तो उसको किटी पार्टी कहते हैं। हाँ, कमेटी बोलना चाह रहा था मैं, कमेटी डालते। हाँ ठीक है, ठीक है। तो वो इस तरीके से ना बिजनेस में भी हो सकता है कि किसी को लोन दिया, ठीक है। अब मैं कमेटी एग्जैक्ट में मत जाना, मैं आपको कह रहा हूँ, आप सब इधर कालका जी में बिजनेस करते हो और आपको 10 लाख की जरूरत है, भाई भाईचारा यार, 20 साल से हम दोनों साथ में इधर ही काम कर रहे हैं, ले ले भाई 10 लाख, ठीक है। पर उसके बदले में इससे क्या ले लूंगा? ब्याज। क्यों? इसने कहा नहीं वो अच्छा नहीं लगेगा, इंटरेस्ट तो मैं आपको दूंगा। फिर बैंक पे ही चला जाता। बैंक पे क्यों नहीं गया ये? बेटे वहां सिक्योरिटी रखना नहीं पड़े, यहाँ पे हमारा ट्रस्ट है, 20 साल से मैं देख रहा हूँ आपको, मैंने आपको पैसे दे, मुझे पता कहीं नहीं जाएगा। हाँ, कैंसिल क्या होता है? बिल्कुल, अगर आपकी वो उतनी अर्निंग नहीं सब्सटैंशिएट करोगे तो लोन नहीं मिलेगा। मुद्दे की बात ये है, मैंने आपको डिपॉजिट दिया, उसके बदले आपसे क्या लिया? इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट का आना टर्नओवर होता है? पहले आप ये सोचो, 100% होता है। नहीं तो बैंक का टर्नओवर क्या है फिर? मैं आपको लोन दे रहा हूं, लोन ले रहा हूं भाई, ये प्रिंसिपल का आना जाना है, ये टर्नओवर नहीं होता, लेकिन उस पे जो मैं कमा रहा हूं, भाई ये प्रॉपर्टी है, इस पे जो रेंट आ रहा है वो उनका टर्नओवर है भाई साहब। तो क्या वो जो इंटरेस्ट है जो मुझे मिल रहा है, लाइक मेरी नॉर्मल दुकान है, मैं रिमोट बेच रहा हूँ, टीवी बेच रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, सब आ रहा है, लेकिन एक चीज ये है कि टर्नओवर में क्या चीज आपको नहीं लेना है? एडवांस ऑफ डिपॉजिट। पर एडवांस ऑफ डिपॉजिट इज नॉट टर्नओवर, इसमें तो मेरा पैसा जा रहा है, उसके बदले आ क्या रहा है? इंटरेस्ट, दैट्स इनफ्लो। तो क्या मैं उस इंटरेस्ट को एग्रीगेट टर्नओवर में लूं या ना लूं? नहीं लूं। इट एक्सक्लूड्स इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। ओ भाई सीधी सी बात है, मैंने आपको लोन दिया, आपने मेरे को ब्याज दिया, 6 लाख रुपए का ब्याज आया, क्या ये एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा? नहीं होगा। अभी यही एग्जांपल बना देते छोटा सा। सपोज करो टैक्सेबल सप्लाई है 50 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 8 लाख, और मैं टैक्सेबल सप्लाई के अंदर लिख रहा हूं इट इंक्लूड्स 6 लाख रुपीज इंटरेस्ट। इसके अंदर ही इंटरेस्ट है, कौन सा वाला इंटरेस्ट? जो आई हैव गिवन यू एडवांस, मुझे उससे इंटरेस्ट मिला है। तो आप मुझे बता दीजिए एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा रे भैया? वैसे तो अगर मैं बोलूं पहले चारों का टोटल कर दोगे ना मैडम, सारे ले लो ना एग्रीगेट टर्नओवर में, सिर्फ ऊपर, हाँ ऊपर वाला 44 लोगे चलो। हाँ जी, 44 +10 +15 +8 कितना हो गया बच्चे? कितना हो गया नंबर? कितना था वो? सही लिखा है ना मैंने? 77 लाख सारे। मैंने कुछ नहीं करा, ले दे के बस इतना कह रहा था, 6 लाख को बाहर कर देना बस, आप पेपर में आएगा। और भाई साहब मैं बता रहा हूँ, इसी के बेसिस पे उसका 1.5 करोड़ और 1.5 करोड़ से नीचे और ऊपर हो जाएगा। आपको बता रहा हूँ अभी, अब मैंने जैसे अभी जनवरी वाले बच्चों के लिए जो एमसीक्यूज डाल रहा हूँ, वो ऐसे देख भी लेना वीडियो में, ऐसे कि आपको आइडिया लग जाए पहले से एमसीक्यू भी कैसे आ रहा है। ठीक है, सीएमए वालों के तो फिर भी कंपेटिबली इजी आ रहे हैं, पर देख लेना क्योंकि नॉलेज सेट तो बढ़ाना जरूरी है। ठीक है बच्चे, मुझे बताइए ऑल क्लियर टिल है? अब ध्यान से सुनिएगा। सर आपने जो बात करी
एग्रीगेट टर्नओवर बता दिया सर। तो अगर एग्रीगेट टर्नओवर मेरा पिछले साल 1 करोड़ है, तो मैं करंट ईयर में कॉमर्स के में एलिजिबल हूं, और करंट ईयर में मैंने 60 लाख की सेल करी। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझना। पिछला साल मेरा कौन सा खत्म हुआ बच्चे? अभी एग्रीगेट टर्नओवर था 1 करोड़। 25-26 में क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता हूँ? ले सकता। 1/4/25 से लेकर 31 मार्च 26 तक मैंने 80 लाख की सेल करी। क्या मैं कॉम्पोजिशन से बाहर निकाल दिया जाऊंगा या कॉम्पोजिशन में ही रहूंगा? क्योंकि 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं हुआ। अब मैं इसको वर्ड दे रहा हूं, इट इज कॉल्ड टर्नओवर ऑफ स्टेट। मैं टैक्स पे करने की बात करूंगा, बहुत देर होगी एग्रीगेट टर्नओवर की। कॉम्पोजिशन में आ गया, ये मैं आपको ग्लास बेच रहा हूँ, फिर अगला ग्लास बेच रहा हूँ, फिर बेच रहा हूँ, तो ये मेरी सेल ही तो है। ठीक है, तो इस 80 लाख के ऊपर जब मैंने ये बेचा होगा अलग अलग कस्टमर, क्या मैं जीएसटी चार्ज करा होगा? नहीं करा होगा। तो सरकार कह रही है अब हम बताएंगे कि तू इस 80 लाख पे कितना % जीएसटी खुद से जमा करेगा। और अगर तो आप मैन्युफैक्चरर हो, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, तो कितना % बच्चे? 0.5। 0.5। बेटे बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं, चलो पहले इजी बात बोल दे। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो CGST 0.5 और SGST, मतलब अगर ये मैं इस बंदे को मैन्युफैक्चरर मान लूं, क्या आप इसकी जीएसटी की लायबिलिटी बता सकते हो? 80 लाख का 0.5% कितना आएगा? 1% आता कितना? 80,000, 40,000 है ना? ये आता आपका CGST। 80 लाख का 0.5%, ये आता है SGST। अच्छा सर, और अगर इसने इंटरेस्ट रेट करी होती? बेटे इंटरेस्ट रेट करी होती तो बाहर हो जाता, इसलिए यहाँ पे आईजीएसटी लिखा ही नहीं है। कॉम्पोजिशन वाले से आईजीएसटी थोड़ा ना लूंगा मैं। कॉम्पोजिशन वाले ने अगर बाहर भेज दिया तो मैं तो उसे बोलूंगा बाहर निकल भाई तू कॉम्पोजिशन से। तो यहाँ पे आईजीएसटी की बात नहीं हो रही। आपको समझ आ रहा है ना क्यों नहीं लिखा हुआ आईजीएसटी? अगर आप सप्लायर होते ऑफ अ रेस्टोरेंट सर्विस, 2.5, 2.5, यानी कि अगर ये बंदा मैन्युफैक्चरर ना होके रेस्टोरेंट सर्विस वाला होता, तो मैं 40,000 इंटू क्या कर देता? 0.5 एन 5 गुना, आई थिंक 2 लाख। 2 लाख अगर ये रेस्टोरेंट वाला होता, 2 लाख। और एनी अदर सप्लाई का मतलब हुआ बच्चे ट्रेडर। पहला वाला कौन हो गया था? मैन्युफैक्चरर। दूसरा वाला रेस्टोरेंट वाला आ गया, तीसरा है ट्रेडर 0.5 पॉइंट। समझ आया पहले? अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपके मन में आ रहा होगा मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में क्या ही फर्क है। क्या फर्क है? हाँ हाँ, वो तो हमें भी पता है। ट्रेडर इज डीलिंग, बट फॉर कॉम्पोजिशन लाइक इन दिस कैटेगराइजेशन मैं एक साथ ही लिख देता, मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो 0.5 पॉइंट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 0.5 ऑफ द टर्नओवर ऑफ द स्टेट, और यहाँ क्या लिख रहा हूँ? E+D, और ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट, और यहाँ पे सिर्फ क्या लिख रहा हूँ? यू क्यों रहा भाई? ई का फर्क आ गया, पर ई क्या है? टी पता है आपको? टी भी नहीं पूछा आपने। ई स्टैंड फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई, टी स्टैंड फॉर टैक्सेबल। यानी कि अगर इस 80 लाख में से, सुन ले बात ध्यान से, मैं जो चीज बेच रहा हूं वो वैसी एग्जेम्प्ट है। मान ले एग्जेम्प्ट है 60 लाख, टैक्सेबल है 20 लाख। भाई साहब मैं कोई ऐसी चीज बेच रहा हूँ जिसपे सरकार ने एग्जेम्पशन दे रखी, ये तो हो सकता है।
सर एक्सपोर्ट नहीं, ओ भाई एक्सपोर्ट करेगा तो बाहर हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट हो गई, एक्सपोर्ट होगी, बाहर हो जाते हो। ठीक है, एग्जेम्प्ट क्या हो रहा है, जिसपे जीएसटी नहीं है, इधर ही बेच रहा हूं और जीएसटी नहीं। नाउ इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, if you are a manufacturer, so it is 0.5 of the turnover, whether exempt or tax। कॉम्पोजिशन वाले कह रहे हैं सर ये दुनिया से नहीं ले रहा, मेरे से ले रहे हो, हाँ ले रहे, रेट भी तो कम चल रहा है तेरे को। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं, मुझे बताओ ट्रेडर की लायबिलिटी कैसे निकालोगे? क्या इस 60 लाख के ऊपर 0.5 लगेगा? नहीं लगेगा। 20 लाख के ऊपर 0.5 सीजीएसटी, 0.5 ट्रेडर को फायदा मिले। सर पेपर में आपको क्या लग रहा है, पेपर में इस लेवल तक आ सकता है? नहीं आ सकता, 100% आ सकता। और ये इजी लेवल है, डिफिकल्ट लेवल? इजीएस्ट लेवल है, ये नंबर आप छोड़ नहीं सकते। अगर कि ये एकदम ऐसे याद होना चाहिए आपको सारा। मैन्युफैक्चरिंग एनटी तो ज्यादा लंबी लंबी लाइनें करोगे ना तो खत्म ही नहीं होना सिलेबस। इतना है बस, ENT, E+T और टैक्स, ट्रेडर के लिए टैक्सेबल टर्म। अगर आपको सारी बातें समझ आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, अभी सुनिएगा आप एक, यहाँ पर भी है, मैं करेक्ट भी करा दूंगा। टर्नओवर ऑफ स्टेट, टर्नओवर ऑफ स्टेट जो है ना बच्चे, अब सुनिएगा, गुड्स और सर्विस की पूरी बात हो जाएगी अब। अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो 0.5% टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट, सप्लायर और उसके रेस्टोरेंट के तो टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट, और अगर आप एनी अदर सप्लायर है यानी कि ट्रेडर है तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स है। यहां लिखा हुआ मैंने टैक्सेबल। और अगर आप सर्विस में हो, अब घूमती जाएगी बात, एकदम से खत्म होने वाले चैप्टर, केस स्टडी हैंडल करनी है बस हमने फिर। सर्विस वाले के लिए लिमिट कितनी थी? 50 लाख। पिछले साल 50 लाख, तो करंट ईयर में 50 लाख तक के लिए कॉम्पोजिट स्कीम। रेट कितना? हाँ, 3% CGST, 3% 3% ऑफ टर्नओवर। अब यहां भी वही बात है, सिर्फ टैक्सेबल या दोनों? दोनों, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर पे टैक्सेबल, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर पे टैक्सेबल है, बाकियों पे चाहे टैक्सेबल सप्लाई हो चाहे एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, रेट लगे। कही यहां तक क्लियर है? खत्म होने वाली बात, बस ऑलमोस्ट खत्म। एक बार बस ये पढ़ते जाएंगे आप तो, हु आर नॉट एलिजिबल। बेटा एक बात बताओ, जिसपे जीएसटी नहीं लग रहा वो ये बोलेगा कि मैं अपना पेट्रोल बेचता हूँ या मैं लिकर बेचता हूँ और मैं कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहता हूँ, भाई तो जीएसटी में भी नहीं है। तुम जो चीज बेच रहे हो अगर वो जीएसटी पे ही नहीं है, इट इज नॉट लाइबल, तो इज दिस स्कीम अवेलेबल टू देम ऑल्सो? ऑब्वियसली नॉट। वो तो पुराने एक्ट पे चल रहे, सो दैट्स नॉट लाइबल टू टाइम, मतलब वो अभी तक जीएसटी के घेरे में ही नहीं आया है। अगला क्या है बच्चे? अगर आपने इंटरेस्ट रेट कर दी उसी साल, प्लीज, अगर पिछले साल है आप ले सकते, पिछले साल है इंटरेस्ट रेट करंट ईयर में ले सकता हूं, हाँ अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर अप टू डेट, पर करंट ईयर में तू इंटरेस्ट रेट नहीं कर सकता जिस साल में तू कॉम्पोजिशन में है। अगर आपने कर दी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपको याद है यहां पे मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ था, अदर देन दोज ऑफ, क्या लिखा हुआ है? मैन्युफैक्चरर अदर देन नोटिफाइड गुड्स, यानी कि कुछ नोटिफाइड गुड्स है, अगर आप वो मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब है
वो नोटिफाइड गुड्स ही हैं। अभी और भी हैं, इसमें मैं आपको लिस्ट लिखाऊंगा। आइसक्रीम, टोबैको, फॉसिल्स। ये फॉसिल क्या होता है बेटे? ये टाइल, ब्रिक्स, इसी की अर्दन टाइल ऐसे करके ना नाम दो चार आ जाए। पर आप ये समझिए, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, भाई कॉम्पोजिशन में नहीं आएगा तू। इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टोबैको, कॉम्पोजिशन में नहीं आएगा। सर जी हम ट्रेडर है बेटे, पेपर में इस लेवल पे अगर आ गया ना तो वाकई क्वेश्चन का लेवल बन जाएगा। अगर वो बोलते मैं ट्रेडर हूं तो आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। मैं किसको बाहर कर रहा हूँ? मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉसिल टाइल्स, टाइल्स, ब्रिक्स। ठीक है कि नाम अभी एक दो और आ जाएंगे, लेकिन ये लोग अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो कॉम्पोजिशन में नहीं। पर कुछ नहीं करना आपको इसका। अगला, ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन सीटीपी होता है बच्चे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये क्या होता है अभी नहीं समझना हमने, लेकिन क्या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है? सवाल ये है, क्या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है? आंसर इज एनआरटीपी होता है बच्चे, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। क्या ये कॉम्पोजिशन ले सकते हैं? नहीं। सर ये कौन होते हैं हमें कुछ नहीं जानना। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पूरा 1.5 घंटा लगेगा, समझेंगे क्या लोग। लेकिन क्या ये कॉम्पोजिशन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। बहुत अच्छी बात है। अब जरा ये लाइन पढ़ना। तो परचेज तो कर लोगे। मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस, 10% ऑफ। वैसे अगर मैं आपको बोलूं, अब इतना स्पेसिफिक जा चुके हैं हम, टर्नओवर नहीं होता है। कभी कभी मॉड्यूल में टर्नओवर लिख रहा है, कभी एग्रीगेट लिख रहा है, लेकिन करेक्ट वर्ड क्या है बच्चे वैसे? एग्रीगेट। पिछले साल का एग्रीगेट टर्न। या फिर ध्यान रखिएगा ये हायर है, पेपर में बच्चा लोअर लिख कर आ जाता। ठीक है, ऐसा देखा गया इसलिए बता रहा हूँ हायर या lower। और उसका लॉजिक ये पकड़ी, अगर पिछले साल 0 है, नया साल है, तो यार लोअर कर दोगे तो मैं तो सप्लाई नहीं कर पाऊंगा पहले साल। हाँ, तो हायर है तो फिर थोड़ा। ये बहुत अच्छी लाइन है, ये आप मुझे बताओ। ये एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में बता रहे हैं या टर्नओवर ऑफ द स्टेट में बता? टर्नओवर ऑफ टर्नओवर ऑफ द स्टेट में, यानी कि मेरा जो भी टर्नओवर होता है उसका मुझे 0.5 देना होता है, या 2.5 2.5 या 0.5 पर अगर उस टर्नओवर के अंदर ये इंटरेस्ट घुसा हुआ है तो उस पे देना या नहीं देना? नहीं देना। दैट मीन्स ये सब एक चीज से तो आजाद है। अगर इसके टर्नओवर में, अच्छा यहां पे मैं हर बार ये तो लिख सकता हूं, अदर देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उस पर नहीं देना। एक ही लाइन में याद हो जाएगा। ना एग्रीगेट टर्नओवर में ये इंटरेस्ट काउंट हुआ, ना ही टर्नओवर में। सिंपल सी बात। यानी कि जब आप कैलकुलेशन करेंगे, अगर मैं बोलूं मेरा 70 लाख का टर्नओवर है जिसमें से 10 लाख का इंटरेस्ट है, एग्जैक्टली तो मुझे तो 60 लाख पे ही देना पड़ेगा। समझ रहे हो? पॉइंट आएंगे बच्चे, लाइन एक ही याद कर लो बस। ये वाला जो इंटरेस्ट है ना एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगा और ना ही टर्नओवर ऑफ द स्टेट में। इतनी सी बात थी बस। बस खत्म हो गया बच्चे। ये पढ़िएगा। जब भी रजिस्ट्रेशन लोगे, जब से इफेक्टिव होगी कॉम्पोजिशन भी तो तभी से इफेक्टिव होगी ना। अगर मैं आज रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ और आज ही इफेक्टिव हो रही है, आज ही ली आज ही मिल गई सब, तो कॉम आज से भी चालू हो गई। और आखिरी लाइन पढ़ लो और खत्म है बेटे आपका। अब हमने सिर्फ केसेस हैंडल करने, एंड केसेस करने में आपको मजा आएगा। अब आपको समझ आएगा कैसे सारा डेटा एक साथ अप्लाई हो रहा है। लास्ट लाइन भी पढ़ लीजिए। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देखी थी?
अब अगर मैं टर्नओवर की बात करूं, यहां पे वैसे होना चाहिए था। कोई बात नहीं। एक हमने पढ़ा बच्चे एग्रीगेट टर्नओवर, और एक हमने पढ़ा है टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट लिख देता हूं पहले, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, पैन बेस लिया जाता था, एक्सक्लूडिंग आरसीएम पे जो आपने परचेस करी है, जितने भी सेस थे। तीसरा इंटरेस्ट। यही कहानी थी पूरी। अब एक बार टर्नओवर के बारे में सोच के देखो, हालांकि सबके लिए अलग अलग है, बट एक बार अगर, चलो ऐसे बना देते, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट सर्विस, ट्रेडर, क्या टैक्सेबल सप्लाई आएगा? टैक्सेबल सप्लाई तो आएगा, जिस पे जीएसटी लगता है वो तो आएगा, यहां पर भी आएगा। और क्या एग्जेम्प्ट सप्लाई आएगा? आएगा सर, यहां भी आएगा, यहां नहीं आएगा। क्या एक्सपोर्ट आएगा? एक्सपोर्ट कर दिया तो आप बाहर हो जाए। क्या इंटरस्टेट आएगा? बाहर हो जाएंगे। पैन बेस नहीं होता ये, मेरी 6 दुकानें हैं तो मेरी जिस स्टेट में है, उसके बेसिस पर है ना। वर्ड क्या था? टर्नओवर ऑफ द स्टेट। सर मेरी एक दुकान यूपी में, वहां 25 लाख है, यहाँ पे 20 लाख है, तो भाई यहाँ पे 20 लाख कम है, 0.5 दूंगा, वहां 25 लाख का दूं। तो टर्नओवर ऑफ स्टेट मतलब इसका कोई इतना रेलिवेंस नहीं है, तो मैं इतना ड्रिल डाउन करा तो वो है स्टेट वाइज ही तो निकल रहा है। या मेरी 5 दुकानें 5 अलग अलग स्टेट में, तो अलग अलग ही तो निकालूंगा ना टर्नओवर ऑफ द स्टेट का। क्या मैं आरसीएम की परचेज लूंगा? ऑब्वियसली नॉट। दोबारा वही बात है, टर्नओवर के ऊपर है। क्या ये कोई सेस वेस आएगा? नहीं आएगा, सेल नहीं होती है। इंटरेस्ट तो मेरा एक्सक्लूड। कहिए, क्लियर है बच्चे? तो इसी के साथ बच्चे आपका पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन स्कीम डन है, बट इसके ऊपर केस स्टडी बनकर आता है। ठीक है, अब हम लोग कोई भी केस पढ़ेंगे तो अब हम लोग, आप बहुत ही कंफर्टेबल स्टेज पर होगे कि आपको एकदम पढ़ के अब इजी लग रहा होगा। यहां तक क्लियर है ना? आइए मैं आपको केसेस दिखाता हूं। हमेशा यही क्यों खुला होता है यार? हर क्लास में जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ ना, यही वाला पेज आ जाता है। ऐसे ही बोल रहा हूँ। नहीं, ये सब ना आपने कर लिया है, छोड़ो ना, सीधा केस देखते हैं। आपको दिखाता हूँ एक बार। अजय ये 0.5% है, क्या लिखा हुआ है? ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट। इसका क्या लिखा है? 2.5% ऑफ द 0.5 ऑफ टैक्सेबल, टैक्सेबल टर्नओवर। समझ रहे हो? दैट मीन्स ऊपर टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों आ रहा है, टैक्सेबल एग्जाम दोनों आ रहा है, और यहाँ पे कौन सा आ रहा है? और आपको देख रहे थे मैन्युफैक्चर अदर देन नोटिफाइड गुड्स। एक बार देखना बच्चे क्या क्या नाम थे, लिख लेंगे। आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स, ऐश ब्लॉक्स, फॉसल मील। सर ये सारे नाम याद करने, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थ एंड रूफिंग टाइल। हमें क्या जानना है बेटे, कौन सा क्या काम है इंडस्ट्री के अंदर, नाम याद होनी चाहिए हमें। चलिए पहला सवाल आपके सामने, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना पहले।
एक यूनिट यूपी में है और ये टर्नओवर दे रखा है ऑफ 2 यूनिट्स। अब पहले बताओ क्या ये एलिजिबल है? 115 लाख है। टर्नओवर ऑफ A1 का हाँ अलग अलग निकालोगे नहीं, पैन बेस्ड एग्रीगेट टर्नओवर है। एलिजिबिलिटी के लिए तो एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस्ड देगा, लेकिन जब पे करना होता है तो हर दुकान का टर्नओवर आराम से एक बार वर्किंग करके देखो फिर आंसर। आ गया आंसर? दिखाऊं एक बार? इनको थोड़ा अगर मैं आपको हेल्प करूं और अच्छे से लिखना चाहिए था। दिस इज एग्रीगेट टर्न। जो हमने टोटल देखा और ये एलिजिबल था और ये टर्नओवर ऑफ द स्टेट है 5 लाख का। तो आप बाइफरकेटेड भी निकाल सकते थे CGST SGST करके। ठीक है, इन्होंने सीधा 1%। हो गया बच्चे? चलिए इलस्ट्रेशन में 2। $15,000 ही आ रहा है। हम्म। अगर वो सारे पॉइंट आपको नहीं पता ना तो बंदा घूम जाए। समझ रहे हो? कब एग्रीगेट टर्नओवर कब टर्नओवर, तो वो ध्यान रखने वाली बात होती है। हाँ दोस्तों, हरी तक का हो गया। आगे बढ़ो, केसेस ही देखना है बस, समझ रहे हो? ये लीजिए, सलोन का है बेटे, तो वो सर्विस प्रोवाइडर हो गया ना। ये तो बस 3-3% वो जो ध्यान रखना है आपने। आराम से कर लो। हो गया? ये ना देखो, मतलब ऐसा भी नहीं है, अब हमें केस स्टडी और वो है, पर ऐसी टर्नओवर ऑफ द स्टेट देखो लिखा हुआ है। एक बार इसको जैसे अगर तुम इंक्लूड एक्सक्लूड देखो, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे उसमें तो लिखा ही हुआ है, प्रिसाइज हो गया आपका।
बट अगर आप एक बार ये देखो, ये टर्नओवर ऑफ द स्टेट की बात कर रहा है, इंक्लूड्स में क्या कह रहा है, टैक्सेबल भी ले लो और एग्जेम्प्ट भी ले लो। लेकिन while computing the turnover other than manufacturing रेस्टोरेंट, यानी कि वो कह रहा है ट्रेडर का, तो द exempt सप्लाई विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। फिर क्या बोल रहे हैं, एक्सक्लूड्स में टैक्सेस नहीं लोगे, इनवर्ट सप्लाई नहीं लोगे। ये वाली लाइन मैंने तुम्हें बताई थी, आज नहीं बोली बस, लेकिन ये समझा पाओगे मुझे, यानी पहली क्लास में बताई थी कि जब तक रजिस्टर्ड नहीं हो तब तक उस टर्नओवर पे तो मैं टैक्स पे नहीं करूंगा ना, याद है। इन लास्ट कौन सा हो गया बच्चे, इंटरेस्ट वाला, रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, और सेट है जी कहानी, थर्ड वाला। अब एक अच्छा क्वेश्चन आएगा और फिर डन है, मतलब इसमें आपके सारा कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का दिमाग लग जाएगा। छोटा क्वेश्चन है काफी, पढ़ना स्टार्ट कर देना बच्चे। पढ़ लिया है तक? एग्रीगेट में 50 हो गया उसका, तो इसलिए वो जो अक्टूबर टू दिसंबर है वो नॉर्मल स्कीम पर आ गया वो। समझ आया ना वो कैसे बाहर? हाँ, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो जाता है 50 से तो बाहर हो जाते हो, और एग्रीगेट टर्न वो वाला भी आएगा जो रजिस्टर्ड नहीं थे, तो 20 हो गया, 30 हो गया, तो आप बाहर हो गए। कहिए, क्लियर है बच्चे? हाँ देख दोस्त, उसने ना अप्रैल में जून में 20 लाख का टर्नओवर करा, और वो ये कह रहा है कि उसने अभी स्टार्ट करा है। तो मुझे एक बात बता, क्या वो इस टाइम पर, जब तक पहले 20 लाख है, क्या वो अपने आप को रजिस्टर कराने की जरूरत है? नहीं। तो वो इस टाइम पर अनरजिस्टर्ड है। लेकिन लेट मी टेल यू, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में उसका ये टर्नओवर काउंट तो हो जाता है ना, ये तो हो जाता है। अब उसने क्या करा, जुलाई अगस्त सितंबर में वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आया। तो अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में आया तो इस 30 लाख का कितने कितने परसेंट देगा वो? 3-3%। ठीक है। अब ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, इसमें जो 20 लाख है, अब आपको नेचुरली बच्चे को क्या लगता है कि सर 50 लाख तक रहने दो ना उसको। लेकिन भाई जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से ऊपर हो जाएगा तो आप बाहर हो जाओगे। पर आपको दिख रहा है सर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर तो अभी 30 लाख है। नहीं बेटे, जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं थे वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होता है। इसका मतलब 50 लाख यहीं पर हो गया था। इसका मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप नॉर्मल स्कीम में आ गए। समझ रहे हो? वो मतलब नहीं तो ऐसे पकड़ में नहीं आता, नहीं तो हम जल्दबाजी में क्या कर देंगे, 50 लाख तक ही रेट लगा देंगे, पर नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में ये दोनों आ रहे हैं बच्चे। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर टिल हेयर? अगर ये क्लियर है तो इससे ज्यादा अब आपको क्वेश्चन तक नहीं कर सकता बेटे, ये हाईएस्ट लेवल था। नॉट एलिजिबल हमने लिख लिए हैं सारे। मार्जिनल भी पढ़ लिए है, पर समझ आ गया ना, सेम ही बात बोलने, मतलब मेरे पास और कुछ ऐसा है नहीं डेटा।
ये वाला कर लो बच्चे, एक मार्जिनल वाला। क्लियर है? ऐसी जबरदस्ती फंसाने की बात कर रहा हूं आप। पिछले साल में टर्नओवर कितना है? 60 लाख। उसका 10% लेना है। पर अब हमें इससे आगे की क्लैरिटी नहीं मिल रही सर, इस 60 लाख में एग्जाम्प्ट कितना है, टैक्सेबल कितना है, इंटरेस्ट वाला कितना है। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ घुमा दूं तो उतना डेटा नहीं है बेटे। मार्जिनल वाले केस में आपको ऐसे नहीं आया, ऊपर वाले में तो है। लेकिन ये वाले में अगर मैं बोलूँ उसमें से 60 में से इंटरेस्ट इतना था, तो क्या वो मैं इसके लिए काउंट करूँ नहीं करूँ, वो नहीं भाई, वो डेटा अवेलेबल नहीं। सर रियल लाइफ में होगा, 100% होगा। पर आपकी बुक्स में आपके कोर्स के लिए वो रेलिवेंट। क्लियर है? इसलिए आपको पता होना चाहिए कहाँ पे बात रुक रही है और कहाँ तक जा सकती है। इंटरेस्ट वाला आपको पता ही है, इंक्लूड होता है। ये दोबारा से वही टैरिफ इन पान मसाला। ये आपको कोड्स याद नहीं करने, यही HSN कोड होते हैं, गुड्स के कोड्स होते हैं, 69041000 ऐसे करके। तो आपको बस इतना याद रखना है, कोई ब्रिक्स होते थे, ठीक है, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन टाइल्स, इस तरीके से नाम बस हल्के फुल्के याद रख। ठीक है बच्चे? इंटीमेशन मैंने आपको बता दिया था, साल शुरू होने से पहले आपने करना है, तो वो एक पेज जो रीड करना है वो तो आप कर लोगे, और आपका सारा का सारा कॉम्पोजिशन खत्म। एक बार ये पढ़ लो, चलो यार, छोड़ो, टाइम बच रहा है अभी। ये इंसान वो है जो अप्लाई कर रहा है पहली बार फॉर रजिस्ट्रेशन, तो वो क्या बोल रहा है, ही कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन एनी टाइम। और इफेक्टिव कब से हो जाएगा? व्हेन रजिस्ट्रेशन इज। और जो रेगुलर पर्सन है, रजिस्टर्ड जो ऑलरेडी है, ही कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन फ्रॉम द। और कॉम्पोजिशन हमेशा इफेक्टिव कौन से दिन से हो जाता है? और इसी के साथ आपकी सारी की सारी बात खत्म होती। ठीक है? कॉम्पोजिशन के अंदर आप सारा, अब जैसे अपने मॉड्यूल से रीड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बताऊं, ये जो नोट्स होंगे उसमें कुछ ऐड ऑन करना हो वो कर लेना, लेकिन वो सफिशिएंट है, उसमें सारे पॉइंट। ठीक है जी? PDF में भेज दूंगा, अभी भेज देता हूँ, ताकि जो मैंने एडिट करा है वो भी तुम्हारे को मिल जाए, क्योंकि एक दो मिस्टेक थे, मैं अपडेट करके वैसे तो नई वाला भेजूंगा। अब हम कितने बजे मिलेंगे? 2 बजे की क्लास है? 1:30 ना? अरे कुछ, हाँ अभी कंफर्म करूंगा, कुछ बच्चों का ना बेसिक नहीं हो रखा, उनकी क्लास मैंने आधा घंटा फिर रखी थी, कंफर्म कर दूंगा। ठीक है बच्चों? चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।